एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन होता है। सो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 डिग्री हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के, लाइक एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो हमारा कोई भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ही कितनी होनी चाहिए? 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होंगे? सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं होगा, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे हमारे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? 2x + 3y = 7। ठीक है, ये हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। तो ये हमारे x और y क्या है? 2 वेरिएबल्स हमारे। सेम टू सेम इक्वेशन क्या है? 3x - 6y = 34। ठीक है, तो ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं और इनमें हमारे 2 वेरिएबल्स क्या क्या हैं? x और y। अब हमारे जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उनका जो सिस्टम वो हमेशा 2 इक्वेशंस होंगी, बिकॉज जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस तो चाहिए इन्हें सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। क्योंकि जो वेरिएबल्स है उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी, तो जो वैल्यूज है वो हमें निकालनी होती है और वो निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशंस तो चाहिए होती है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, मतलब 2 कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम जनरल लीनियर इक्वेशन। तो जनरल लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? लाइक a1x, ठीक है, इसमें x और उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, b1y मतलब y होगा, उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। सेम इक्वेशन दूसरी भी है, तो बस इसमें क्या होंगे? जो हमारे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए हमने क्या लिया? a2, b2 और c2। ठीक है, तो ये अलग होंगे। तो इसमें जो है a1 a2 क्या है? x के कोएफिशिएंट्स है, b1 b2 क्या है? y के कोएफिशिएंट्स है, और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल तरीका हो गया क्या? किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो अब हमने जैसे रिप्रेजेंट कर लिया, तो अब हम इन्हें सॉल्व करने के लिए तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो इसलिए इनको मतलब जनरल फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं। अब a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और मेन नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में a और b दोनों की वैल्यू क्या है? साथ में 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि x का कोएफिशिएंट भी 0 हो गया, y को कोएफिशिएंट भी 0 हो गया, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, और ये कोई इक्वेशन हुई कि कांस्टेंट टर्म = 0, क्योंकि x 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उनका कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 × एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो 0 + 0 = कांस्टेंट, ये क्या बात हुई? तो इक्वेशन ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए a और b साथ में 0 नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग 0 हो सकते हैं। लाइक किसी इक्वेशन में अगर a1 की पहले x का टर्म नहीं है, a1 0 हो गया, है ना, सिर्फ b1 ही b1y = c1 है, तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो a1 0 हो सकता है सेपरेटली, b1 0 हो सकता है सेपरेटली, a2 भी 0 हो सकता है बट सेपरेटली। मतलब एक इक्वेशन में या x का y का कोएफिशिएंट में से एक कोएफिशिएंट तो रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम दूसरे इक्वेशन के लिए भी सेम लागू होता है। उसके बाद आते हैं हम फ्रेमिंग अ लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेम कैसे करते हैं? फ्रेम तो कुछ नहीं है, बस हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसको पढ़ो, और सबसे तो पहले तो क्या है, उसमें जो भी हमें ढूंढना है, जिसकी भी हमें वैल्यू चाहिए, बस उन्हें कुछ ना कुछ वेरिएबल दे दो, लाइक एक्स एंड वाई। ठीक है, उनको वेरिएबल घोषित करने के बाद हम क्या करते हैं? कंडीशंस में रखते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे वो हमें कि ऐसा ऐसा होगा, तो जो हो गया वो हमें लिखना पड़ता है, और उसको लिख के हमने बस फ्रेम कर दिया, उसके बाद सॉल्व करो। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, आगे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल है, ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर कि क्या कहा उसने कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically. तो इसको हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इससे 2 कंडीशंस है, तो 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी। तो कंडीशन क्या क्या है? एक तो बोल रहा है कि 7 साल पहले वाली कंडीशन बता रखी है उसने कि क्या थी, है ना, और एक क्या 3 साल बाद वाली कंडीशन बता रखी क्या थी, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन तो कुछ बता नहीं रखी है जो हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो हमें जो ढूंढना होता है, मैंने क्या कहा, उन्हें हम क्या करते हैं? वेरिएबल घोषित कर देते हैं। तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ढूंढनी है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज ढूंढनी है। तो हमने क्या कर दिया? आफ्ताब की एज को x घोषित कर दिया और डॉटर की एज को y बोल दिया। कुछ ना मतलब x साल
का है वो x की जगह पे कुछ भी नंबर, और उसकी बेटी y साल की है, y की जगह पे कुछ भी नंबर, जो नंबर है वो हमें ढूंढना है। मतलब आज की डेट में वो इतने साल के हैं, हमें बस ये मतलब ये फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू हिम उसने क्या कहा कि 7 साल पहले की बात कर रहा है वो, तो पहले सिर्फ 7 साल पहले देखते हैं, ठीक है। 7 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी आफ्ताब की। उसने कहा 7 साल पहले, जैसे हम खुद मान लें हम जितने भी साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, ऑफकोर्स 7 माइनस करेंगे तो उतने ही साल के रहे होंगे, है ना। सेम वे में आफ्ताब भी तो 7 साल पहले, जब आज वो x साल का है, तो उस नंबर में से कुछ ना कुछ नंबर 7 माइनस कर देंगे तो 7 साल पहले का आ जाएगा ना। तो सेम 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x-7, और उसकी बेटी आज y साल की है, तो 7 साल पहले y-7 साल की रही होगी, है ना। तो y-7 साल हमने बोल दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 साल पहले तक खत्म हो गया, ठीक है, 7 years ago। ये धीरे धीरे पढ़ के ना फॉर्म करना होता है। उसके बाद पढ़ते कॉमा के बाद, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब कहता है कि मैं, मतलब x-7, 7 साल पहले की बात होती है तो x-7 है ना। तो आफ्ताब कहता है 7 साल पहले मतलब x-7 मैं था। आई वॉज 7 टाइम मतलब x-7 क्या 7 गुना है, पर किसका, एज ओल्ड एज यू वर, मतलब उसकी बेटी 7 साल पहले जितनी थी उसका 7 गुना है आफ्ताब। तो मतलब x-7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेटी 7 साल पहले कितनी थी, y-7 थी। तो बस अब ये इक्वेशन फॉर्म होगी, x-7 इक्वल्स टू 7 इंटू y-7, तो x-7 इक्वल्स टू 7 माइनस 49, और हमने कुछ ना कुछ ये इक्वेशन फॉर्म कर ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन बोलते हैं 3 साल बाद, 3 years from now, ठीक है, आफ्ताब शैल बी 3 times old as his daughter will be। तो 3 साल बाद क्या होगी, जैसे 7 साल पहले तो हमने आज की एज में से 7 माइनस कर दिया, तो 3 साल बाद की बात करें तो अभी हुए तो नहीं है ना, तो आज की एज में प्लस करेंगे उतना, है ना। तो 3 साल बाद बोला तो x+3 आफ्ताब की एज होगी 3 साल बाद, और y+3 उसकी बेटी की एज होगी 3 साल बाद। और इसमें इक्वेशन क्या बोला है कि आफ्ताब बोलता है कि 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा, तुम्हारा 3 गुना होगा। अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारा मतलब जितने साल की तुम होगी उसका 3 गुना होगा। तो उसकी एज कितनी होगी, x+3 होगी, और उसके जो कि कितने के है, 3 गुना ऑफ उसकी बेटी की एज, तो 3 इंटू y+3, ठीक है। तो x+3 इक्वल टू 3y+9, और ये हमने दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो ये हमारी क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है यहाँ, ठीक है। तो हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी, जैसे हमने ये पहली इक्वेशन जो हमारी थी वो ये थी, और दूसरी इक्वेशन थी ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले एक बार x को 0 करो तो y की वैल्यू ढूंढो, y को 0 करो x की वैल्यू ढूंढो, ऐसे तो करते हैं ना, 9 में सीखा होगा, है ना। सेम इसको भी क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू ढूंढो, y को 0 पुट करके x की वैल्यू ढूंढो, कुछ ना, दो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट काफी होता है, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, पूरी लंबी सी लाइन खींच दो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब जैसे हमने 2 इक्वेशंस बना दिए, ठीक है, दो इक्वेशंस हमें मिली थी, दोनों को ड्रॉ कर दिया हमने, तो जहाँ पे वो दोनों आपस में कट करते हैं ना, वो हमारी क्या होती है, x और y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें ऐसे करके मिल जाती है जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या है, कंसिस्टेंसी के, कंसिस्टेंसी मतलब दोनों इक्वेशंस आपस में रिलेटेड है, इन द सेंस जैसा हमने पहले वाले इक्वेशन में देखा, वो एक पॉइंट पे कट कर रहे थे, और मैंने क्या कहा कि वो जिस पॉइंट पे कट करे वो सोल्यूशन है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है दो पैरेलल लाइंस वो कट ही ना करी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे पॉइंट्स पर मतलब सेम टू सेम ही कट कर रहा हो, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई ऐसे करके, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई पूरी की पूरी, मतलब सारे पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हम ग्राफ बनाएंगे कि इनके लिए इतने सारे नहीं ना, तो इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इक्वेशन देख के भी हम क्या कर सकते हैं, इनका फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, पैरेलल होंगे कि एक के ऊपर मतलब कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम सिर्फ क्या करते हैं, इक्वेशंस के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते ही पूछते हैं, मतलब फेवरेट क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो सबसे पहला केस आता है हमारा, हमारा क्या बोलता है वो, जैसे ये जनरल फॉर्म में दो इक्वेशंस हमने लिख दी जो हमने पहले लिखी थी स्टार्टिंग में, a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, इन में a2x प्लस b2 प्लस c2। अब हमें सिर्फ सबसे पहले वाला केस देखना है जहाँ पे कि यूनिक सोल्यूशन हो, मतलब वन पॉइंट पे कट करे, ठीक है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन में x की कुछ वैल्यू y की कुछ वैल्यू बस, ठीक है, एक एक ही वैल्यू हो, ठीक है। उसमें क्या कंडीशन होती है, कंडीशन कोई a1 और a1 और a2 के इक्वेशन है, इक्वेशन पहली इक्वेशन का और x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, ठीक है, उन्हें हमें ऐसे कर डिवाइड मिलेगा, और
रेशियो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2। b1/b2 मतलब इसका और इसका, मतलब x और y आपस में क्या होने, इनका मतलब x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे देखो इक्वल टू है और इक्वल टू के बीच में ऐसे कट है ना, पहले में स्टार्टिंग में कट आ गया, तो ये स्टार्टिंग में कट आ गया, तो तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा कि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या करे, एक पॉइंट पे कट करता है, और यहाँ पे भी देखो इक्वल टू के बीच में ऐसे कट आ गया, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो क्या है, यूनिक है। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ना बच्चे भूल जाते हैं ये क्या है, तो ये कैसे याद करना है, देखो पैरेलल इक्वल टू तो पैरेलल ही होता है ना, उसके बीच में कट आ गया तो मतलब यूनिक है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा है, जैसे दो इक्वेशन थी, तो हमने a1/a2 क्या 5 और 5, तो 5/5 b1/b क्या है 4 8 1/2 c2 13/3, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, क्योंकि 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि 4/8 1/2 होता है ना, तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो इसलिए क्या होंगे, यूनिक होंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा केस 2। देखो अब हमारे वेरिएबल्स जो हैं ये पैरेलल के लिए, यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या होता है, होता है, ठीक है, और लास्ट अनइक्वल होता है, कांस्टेंट अनइक्वल होता है, इसका मतलब ये एक के ऊपर एक तो नहीं होगा, अब पूरी इक्वेशन ही एक रेशियो ही एक हो, ठीक है, ये वाला ये रेशियो एक हो जाए तो कोइंसाइड ही करेगा, ऑफ कोर्स एक के बाद एक ही आएगा, चाहे तुम कुछ भी करो, रेशियो तो सेम आ रहा है, तो मतलब सारी की सारी इक्वेशन ही सेम है, तो वो कोइंसाइड ही करेंगे ना, एक के ऊपर एक ही तो बनेगी। बट अगर हमारा कांस्टेंट टर्म इक्वल ना हो, सिर्फ वेरिएबल का कोएफिशिएंट मतलब x और y का कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो हम पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे देखो इक्वल्स टू मतलब पैरेलल होता है, तो यहाँ पे पैरेलल आएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू मतलब पैरेलल, तो ये आ गया हमारा। नाउ अब आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइक 5x + 4y = -2 5x + 4y = 14, तो a1/a2 क्या होगा 5/5, ठीक है, दोनों 5x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे क्या है y का कोएफिशिएंट 4 और दूसरे का भी 4, तो 4/4 1/1, मतलब a1/a2 = b1/b2, क्योंकि 1/1 = 1/1 है ना, और c1/c2 क्या 14/-2, ये इक्वल नहीं है 1/1 के, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इन द सेम वे हमारा देखो ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसमें 4/4 तो a1/2 5/5 b1/b2 4/4 c1/c2 14/14, तो ये क्या आ गया हमारा कोइंसाइड का केस। अब इन केस अगर हम किसी भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक इक्वेशन को, ठीक है, जैसे एक को सेम रहने देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो ऑफ कोर्स कोइंसाइड तो करेगी, लेकिन अगर हम दो इक्वेशन को सेम ना लेके भी किसी का मल्टीपल बना दें, लाइक दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सारा रेशियो क्या हो जाएगा 1/1 के बजाय 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब सारा इक्वेशन 1/3 1/3 1/3 हो जाए तो स्टिल वो कोइंसाइड करेगी, क्योंकि रेशियो तो 1/3 है ही ना, तो हमें बस रेशियो से मतलब है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो 1/1 आए, मतलब वो किसी का मल्टीपल भी हो सकता है, तो रेशियो 1/3 3/1 1/2 2/1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सॉल्यूशंस, तो हमें ऑफ कोर्स इतना झमेला क्यों कर रहे हैं, हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही कर रहे हैं ना, तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन हम क्या समझते हैं, अपने नाम से ही बता रहा है भाई, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो मतलब भगाओ, ठीक है, निकलो तुम यहाँ से, कह, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है, हमें दो चीजें ढूंढनी है, दो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि नहीं, एक x ढूंढना है, एक y ढूंढना है, हम दो प्रॉब्लम साथ में कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो हम एक प्रॉब्लम को कहते हैं कि तुम यहाँ से क्या करो, निकलो, तो एलिमिनेशन में हमें यही कहना होता है, जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशंस है x और y, तो हम एक को कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल भाई, तू नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो जस्ट अभी एग्जांपल से समझते हैं कि उसे निकल कैसे बोलते हैं, ऐसे तो मुंह से तो बोल नहीं सकते ना कि निकल तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, 2x + y = 5 एंड 3x + y = 8। अब सॉल्व कैसे करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस या माइनस करते हैं आपस में, ठीक है, प्लस या माइनस तभी करते हैं, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करके हमें क्या करना, एक ही की वैल्यू चाहिए होती है, दूसरे की वैल्यू नहीं चाहिए, एक को गायब करना होता है,
अब जो हमने इक्वेशन किए इसमें सारे साइंस के हैं प्लस के हैं, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास प्लस का ऑप्शन हट जाता है कि हम इसमें एडिशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर देखो हम एडिशन कर भी लें तो हमारे पास x और y दोनों बचेगा, पर मैंने अभी अभी क्या कहा, हमें एक को एलिमिनेट करना होता है, एक को बोलना होता है चल भाई निकल। पर यहाँ पे तो हम दोनों साथ में ऐड कर दें तो दोनों को तो फिर भी हम बढ़ा रहे हैं पर घटा नहीं रहे, हमें घटाना है अपनी प्रॉब्लम को, बढ़ाना नहीं है। तो इसलिए हमारा जो अगर हमारा ऐसा केस आ जाए कि x का कोएफिशिएंट भी प्लस का है, y का कोएफिशिएंट प्लस का है पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट भी प्लस का है, y का कोएफिशिएंट भी प्लस का है, तो हम यहाँ पे एडिशन कर ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता चलता है इक्वेशन देखे कि हमें करना क्या। सेकंड थिंग आता है सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं, है ना, यही करते हैं हम, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट लो। पर सब्ट्रैक्ट करने पे भी यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे 2 में से 3x तो कितना आएगा, -x आएगा, y में से 2y तो -y आएगा, तो मतलब x और y की टर्म अभी भी बच रही है। तो अभी भी हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें दो प्रॉब्लम साथ में चाहिए नहीं है। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना किसी भी एक इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि ये मैंने कोइंसाइड जहाँ पे लाइन करी थी उसमें भी बताया था कि वो इक्वेशन तो सेम ही रहती है, उसके ऊपर ही बनेगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे हम किसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये करते हैं, हम किसी इक्वेशन को दोनों में से किसी इक्वेशन एक को या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं किसी से इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे क्या करा, हम क्या करना चाहते हैं, हम x को यहाँ से भगाना चाहते हैं, वैसे x को तो हर कोई भगाना चाहता है, सो यहाँ पे हम x को भगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा चाहते हैं कि हम जो माइनस करें तो हमारा क्या आए, कुछ ना बचे, तो इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम चाहिए हमें। तो कोएफिशिएंट को सेम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे डिवीजन करते हैं ना, डिवीजन करते वक्त जैसे 1/2 और डिवाइड बाय मतलब प्लस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, फिर ऊपर भी वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सेम वे यहाँ पे भी होता है, जैसे फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं, सेम वे वो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सेम टू सेम कुछ ऐसा ही करते हैं कि हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं एलसीएम लेके, जैसे 3 और 2 है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो हमें इसे क्या 6 बनाना। पहली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए, ऑफ कोर्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 2 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या करा 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे को क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या था 3 था। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो इक्वेशन इस तरह की आ गई, x y 15 पहला बन गया और x + 4y 16 दूसरा बन गया, और हमें क्या करना, माइनस कर दिया इसे। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दिया, 6 माइनस बचेगा, 3 में से 4y गया -1 बचेगा, तो और 15 में से तो -1 y 1। अब हमें एक की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, हमने अपनी x वाली प्रॉब्लम को गायब करा। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब जैसे ही हमने x गायब करा तो सोल्यूशन मिल गया ना हमें एक। अब हमें x की भी वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होगा ना x, तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, किसी भी ये जो हमारी वैल्यू मिली है y = 1 उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। एक वैल्यू तो मिल चुकी है तो दूसरी तो हम ढूंढ नहीं सकते हैं, तो उसको पुट करके हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में डाला, इक्वेशन 1 में 2x + 1 मींस 2x + y = 5 है ना, तो 2x + 1 = 5 हो गया, तो 2x = 4 x = 2। ठीक है, x मिल गया हमें। इसके बाद आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन इज लाइक जैसे हमारे टीचर्स आते हैं सब्स्टिट्यूट में, है ना, कि हमारी टीचर एब्सेंट होती है तो हम क्या करते हैं, किसी और को ले लेते हैं, किसी और कोई और टीचर क्या आती है हमारी क्लास ले लेती है। तो यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही केस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी टीचर एब्सेंट, हमारा जो वेरिएबल होगा वो एब्सेंट ही नहीं होगा, हम उसे एब्सेंट कराएंगे, हम बोलेंगे तेरी जगह पे हमें कोई और चाहिए, हमें तू नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा सीन होता है। और फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक इक्वेशन में से, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो एग्जांपल हमारा ये, हमारे पास x + y = और x + 2y = 8 है। ठीक है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला y भाई को कि भाई हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को बदल दिया। हम सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही करते हैं, दो इक्वेशंस होती हैं,
या तो हम पहली इक्वेशन को सिर्फ एक वेरिएबल इक्वल टू करते हैं, मतलब x इक्वल टू करेंगे तो y इक्वल टू करेंगे, दूसरी इक्वेशन को हम x इक्वल टू या y इक्वल टू करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करा, पहली इक्वेशन को कन्वर्ट करा y इक्वल टू की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमारा आसान हो रहा था, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, और जहाँ पे कोएफिशिएंट 1 हो ना वहाँ पे हमारा कन्वर्ट करना आसान होता है, क्योंकि कुछ भी डिवाइड में नहीं जाता। अगर हम जैसे 2x y इक्वल टू 5 था तो 2 से इधर गया तो माइनस का, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x गया, तो यहीं पे y का कुछ कोएफिशिएंट होता है, जैसे 2 होता तो यहाँ पे डिवाइड में 2 भी आ जाता ना, तो फिर वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट भी करना होता है उसको दूसरी इक्वेशन में। तो इसलिए हमारे सबसे सेफेस्ट मेथड है, हमारे सबसे सेफेस्ट मेथड है कि हम उसी को कन्वर्ट करें जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। बट अगर नहीं हो तो हमें हमारे पास चॉइस ही नहीं आती है, लेकिन अगर 1 हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हमने इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब कुछ नहीं करना है, बस y के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, जिस इक्वेशन को कन्वर्ट करा उसी में पुट नहीं करना है, दूसरी में पुट करना है, ठीक है। तो 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 था, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 5 माइनस 2x रख दिया इक्वल टू 8, तो 3x प्लस 10 माइनस 4x इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 2 मिली, अब फिर से हमें एक की वैल्यू मिल गई, तो जो हमने पहले में करा था सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, या एक इक्वेशन में क्या करना है, y इक्वल टू तो करा है हमें, तो हमें y तो चाहिए, अब जो सब्स्टिट्यूट करा है उसकी वैल्यू नहीं मिलती ना हमें, है ना, क्योंकि हम उसको एक ही वेरिएबल, यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम कम कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक ही प्रॉब्लम बचे, हमें एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े, है ना, तो ताकि हमारा पूरा x में मिल जाए हमें इक्वेशन, तो सॉल्व करने में आसानी होगी, तो इसलिए हमने ये करा है ना। फिर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, और बस ये मिल गया हमारा ये। नाउ कम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इट्स द बहुत इजी मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक रूल ये है, जो हमारा C1 और C2 हमारा अब तक क्या है, राइट हैंड साइड था, है ना, यहाँ पे नहीं था, राइट हैंड साइड था, कांस्टेंट टर्म जो थी, पर इसमें क्या है, हम कांस्टेंट को इधर वाली साइड भगा देते हैं, और इक्वल टू 0 के टर्म्स में दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। अब इक्वल टू 0 हो गया, तो अब हमारा ये मेथड सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमने दो इक्वेशंस लिख दी, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर x y और 1 लिख देते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, y और 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, और बीच में क्या करना है, इक्वल टू साइन डालना, तीन के नीचे से डैश 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 बना लेते हैं, मतलब x y और 1 हमारे के न्यूमरेटर है, बीच में इक्वल का साइन है, नीचे कुछ ना कुछ है हमारा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ क्या है, वो कुछ ना कुछ ये है कि वो कैसे ढूंढे, जैसे हम x के नीचे क्या वो ढूंढना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x के टर्म्स को गायब करते हैं, तो मैंने गायब कर दिया। अब x के नीचे आएगा b1 इंटू c2, इनको जो बचे हुए कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस का साइन आता है, यहाँ होता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, तो क्या कहते हैं, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, मतलब इन दोनों को क्रॉस कर दिया और बीच में माइनस का साइन आया, ठीक है। ये करने पे हमारा क्या होता है, ये हमें मिल जाता है, ठीक है। सेम वे में अगर हम y के नीचे ढूंढना है, तो क्या y और a1 और c2, मतलब x को नहीं लेंगे, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट को लेते हैं, तो a1 इंटू सी और क्या माइनस a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 होता है, ठीक है। 1 में ढूंढना है कि 1 के नीचे क्या आएगा, हाँ, तो 1 के नीचे क्या आएगा, इसके लिए करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, c को गायब करते हैं, c को गायब करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये देखो c को ऐसे कर दिया गायब, हटा देते हैं, हमारे पास क्या बचा, a1 b2 बचा, a1 इंटू b2, और यहाँ पे क्या बचा, b1 a2 बचा, b1 इंटू a2, और बीच में माइनस का साइन आएगा बस, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये मल्टीप्लाई, अब हमारे पास ये कर आएगा क्या, x y 1 आ गया, ठीक है, ये क्या था ऊपर लिखा, फिर नीचे ये डैश कर दिया, इक्वल इक्वल कर दिया, नीचे क्या आया हमारा, ये तो निकला है, ये का तरीका भी बताया है ना, ये ऐसे करके निकलते सारे के क्वेश्चंस या तो नंबर ही होंगे। तो अब हमें मतलब ये हमारा सोल्यूशन थोड़ी है, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हमें, और इसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इक्वल होगा, x अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, और हम ये कोई ना
है तो साथ में देंगे तो ये यहाँ है ना, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर हमारे पास वापस लौट के आ जाता है। यहाँ पे सेम नंबर हमारे पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसको कुछ ना कुछ नंबर्स ही होंगे जो भी सॉल्व करके आएगा, तो जो नंबर होगा वो x की वैल्यू होगी। सेम वे में हमें चाहिए तो y की यही को और इसको सॉल्व करते हैं, मतलब करते हैं और इसको यहाँ पर भेज दिया, फिर इसको सॉल्व, तो ये करने पे हमारा क्या आता है, y की वैल्यू में, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं ये एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, माइनस वाई वाई ये कुछ भी हमारे पास आ गया, तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक्स वाई यहाँ पे रख दिया है सेम टू सेम था। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए क्या आता है, हमें एक्स के नीचे चाहिए तो क्या कर, ठीक है। अब क्या देखो -3 क्या करता है, क्रॉस करेंगे ना, ये आया होगा और ये वाला इस साथ में आया होगा, है ना। -3 का 15 के साथ होगा तो -3 इंटू -15 पे -3 इंटू -7 करेंगे तो -3 7, बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, देखो आ गया ना? ये क्या आ गया, हम इसके नीचे ऐसे फाइंड करते हैं, y के लिए c है, नीचे करते हैं y को ऐसे हमने पहले तो, और यहाँ पे 15 माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्रॉस में करते हैं, पर सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो 3 लिखते हैं, 3 -7 -1 और -15, अभी क्या इसका साइन आएगा, है ना। ये हमारी y की वैल्यू करने के लिए हो गया, यहाँ पे वैल्यू की फाइंड की, और यहाँ पे बचा -3, तो -3 तो -3 इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x अपॉन इनको मल्टीप्लाई करके 45 - 21 y अपॉन -21 + 15 1 अपॉन -3 + 9, ठीक है। अब x अपॉन कुछ 24 y अपॉन -6 इक्वल्स, तो और इसको पहले 4 x इज 4 हमारा x इक्वल टू 4 आ गया। अब y के लिए कैसे करते हैं, इस -6 को यहाँ ऊपर ले, ठीक है, तो -6 अपॉन 6 तो क्या आ गया, 6 से 6 कट जाएगा, -1 बचेगा, तो y इज 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे सॉल्यूशंस।